तो हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और हमने श्वसन चैप्टर को किया था कंप्लीट और उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे बाकी। तो आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही करेंगे। और पहला नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार से भिन्न है। तो आप समझेंगे कि जो जल में घुलित ऑक्सीजन है उसी को जलीय जीव ग्रहण करता है गिल्स के द्वारा। और जैसे मछलियाँ अपने गिल्स के द्वारा यानी फेफड़े के द्वारा उसको ग्रहण करती है और उसको रक्त में मिला देती है। लेकिन जो जीव स्थलीय है, जो जीव कैसे हैं? स्थलीय है, तो वो पूरे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको गेन करते हैं, यानी उसको प्राप्त करते हैं। तो जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है ना बच्चों, वो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए जलीय जीव चूँकि जल के में घुलित ऑक्सीजन को लेते हैं, वो कम मात्रा में है, इसलिए उनके श्वसन का दर भी क्या होता है? तेज़ी से होता है। जबकि अगर आप बात करेंगे कि स्थलीय जीव की, तो चूँकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अपनी जो श्वसन की दर है वो जलीय जीवों की अपेक्षा उनका श्वसन की दर क्या होगी? काफ़ी कम होगी। तो हम लिखेंगे कि उत्तर में लिखेंगे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित एक मिनट बच्चों, एसी बंद कर दे, थोड़ा आवाज़ आ रहा है इससे, इसको कर देते हैं बंद। तो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा वायु में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा से काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से जलीय जीव का श्वसन का दर स्थलीय जीवों से धीमी होती है, तीव्र होती है। स्थलीय जीवों से तीव्र होती है। जैसे मछलियाँ क्या करेंगे? जैसे मछलियाँ जल को कहाँ तक पहुँचाएगी? गिल्स तक, यानी गलफड़ा तक पहुँचाती है। जैसे मछलियाँ जल को गिल्स या गलफड़ा तक पहुँचाती है, वहाँ से जल में घुलित ऑक्सीजन रक्त में मिलता है। क्या क्लियर है? तो जल में घुलित ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा से क्या है? कम है। और यही कारण है कि जलीय जीव थोड़ा श्वसन की दर उनकी क्या है? कम है। और जलीय जीव की श्वसन की दर क्या है? ज़्यादा है। और स्थलीय जीव की श्वसन की दर क्या है? कम है। और जैसे आपने देखा कि मछलियाँ क्या करती हैं? जल को गिल्स तक पहुँचाती है और उसके बाद वहाँ से जल में जो घुलित ऑक्सीजन है रक्त में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
करें अगले प्रश्न को। चलिए, अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा। ये जो ग्लूकोज से ऑक्सीजन प्राप्त होता है ना बच्चों, वो अलग अलग जीवों में अलग तरीके से होगा। जैसे जो जीव यूकैरियोटिक है ना, यानी जो बड़े जीव हैं, यानी बहुल कोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन के अभाव में, और ये 10 चरणों में चलता है। और उसके बाद होते हैं क्रेब्स चक्र। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें ग्लाइकोलिसिस होता है और उनको ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। क्रेब्स चक्र में भी 8 प्रोसेस होते हैं, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि हमको पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधे जानेंगे कि सबसे पहले इसका उत्तर अगर लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले ग्लूकोज कोशिका द्रव में, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव में पायरुवेट अम्ल में बदलता है। किसमें बदलता है? पायरुवेट अम्ल में बदलता है। और यही होती है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया, और ये लगभग 10 चरणों में चलता है बच्चों। तो सबसे पहले ग्लूकोज कोशिका द्रव में किसमें बदलता है? पायरुवेट अम्ल में बदलता है, और पायरुवेट अम्ल से ऊर्जा प्राप्ति के निम्न पथ है। क्या है? निम्न पथ है। ऊर्जा प्राप्ति के निम्न पथ है। देखिए, पहला अगर बात करें ऑक्सीश्वसन, यानी हमारे अंदर होता है ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, तो इसमें लिखेंगे क्या कि ग्लूकोज पूरी तरह से टूटकर हमें CO2, H2O और ATP प्रदान करता है। ATP जिसे ऊर्जा का क्या कहते हैं? सिक्का कहते हैं। ATP प्रदान करता है। लेकिन यही ग्लूकोज क्या होगा अगर हमारे मांसपेशियों में टूटेगा? कहाँ टूटेगा? मसल्स के अंदर। तो लिख देते हैं मांसपेशियों में। ये सब पढ़े हुए हैं बच्चों लोग। मांसपेशियों में, यानी कि यहाँ होता है अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन के अनुपस्थित में होता है अवायवीय श्वसन। या हम जब बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं या बहुत ज़्यादा दौड़ते वगैरह हैं, तो मांसपेशियों में ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो लिख देते हैं कि जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं, तो ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। साथ ही साथ ATP भी यहाँ मिलता है, बदल जाता है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द होता है। मांसपेशियों में दर्द होता है या ऐंठन होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। जो तीसरा होता है हमने बताया कहाँ? प्रोकैरियोटिक यानी छोटे जीवों में। तो यहाँ भी होता है आपका अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन।
तो लिखते हैं अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। इसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो टूट जाएंगे आपके इथेनॉल में, लिखेंगे इसमें ग्लूकोज इथेनॉल में टूट जाते हैं और एटीपी मिलता है, यहाँ भी एटीपी मिलेगा और एटीपी भी मिलता है। क्या मिलता है? एटीपी, एटीपी मिलता है। एटीपी सब में मिलेगा। तो आपने देखा कि ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ जाता है? कोशिका द्रव्य में, और वहाँ पायरुवेट अम्ल में बदलता है। उसके बाद पायरुवेट अम्ल से ऊर्जा प्राप्ति के 3 स्टेप हैं। अगर हमारे अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर वायवीय श्वसन हो रहा है तो ग्लूकोज CO2H2 और एटीपी देगा, और अगर हमारे मांसपेशियों में ये ग्लूकोज टूटेगा तो आपको पायरुवेट अम्ल देगा, लैक्टिक एसिड देगा। और अनॉक्सी श्वसन जब छोटे जीवों में यानी कि प्रोकैरियोटिक में होगा तो वो वहाँ इथेनॉल में बदल जाएगा और एटीपी देगा। तो ये है ग्लूकोज के से ऊर्जा प्राप्ति के कुछ चरण। तो आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो निम्न प्रक्रियाओं द्वारा होगा मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो हम कुछ स्टेप्स के माध्यम से इसको सीखेंगे कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले हम हवा को क्या करते हैं? नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। तो लिखेंगे कुपिकाओं में से रक्त तक। तो देखिए, सांस लेने पर ऑक्सीजन फेफड़ों के कूपिकाओं तक पहुंचता है। कूपिकाओं, जिसको एल्वोलाई कहते हैं, एल्वोलाई तक पहुंचता है। ठीक है, कहाँ तक पहुंचा? एल्वोलाई तक, फेफड़ा के एल्वोलाई तक। उसके बाद उसमें क्या होता है? लाल रक्त कोशिका होता है। वायु कोशिका के अंदर रक्त होता है। रक्त में क्या होता है? लाल रक्त कोशिका यानी RBC होता है, जो ऑक्सीजन के प्रति क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा आकर्षण रखता है। तो उसको लिखेंगे हीमोग्लोबिन की भूमिका। तो हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है? तो लिखेंगे रक्त में या एल्वोलाई के अंदर क्या होता है? RBC होता है। तो रक्त में RBC में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षण रखता है। उच्च आकर्षण रखता है। ठीक है, क्या रखता है? उच्च आकर्षण रखता है। उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा? लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या लिख रहे थे बच्चों? हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो रक्त के माध्यम से सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है।
कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि सभी कोशिकाओं तक ये पहुंच जाएगा और वहाँ क्या होगा, कोशिकीय श्वसन होगा। अब कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन होता है और एटीपी बनता है, कोशिकीय श्वसन होता है। तो यही था ऑक्सीजन का क्या था, परिवहन। तो सबसे पहले क्या होगा कि सांस लेने पर ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेगा, फेफड़ों के एल्वोलाई तक पहुँचेगा। और रक्त में आरबीसी होता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो कोशिकाओं के साथ क्या होता है, आकर्षण रखता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या बना देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं और ये कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। तो आप नोट करेंगे पहले इसको और उसके बाद इसको, उसके बाद हम पढ़ेंगे CO2 का परिवहन। अब जब कोशिकीय श्वसन होता है ना बच्चों, तो CO2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो लिखेंगे कि कोशिकीय श्वसन के दौरान CO2 का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, CO2 का निर्माण होता है। और आपको जान कि ये बहुत ज़्यादा अचंभा होगा कि हमारे रक्त को ऑक्सीजन से ज़्यादा CO2 से प्रेम है और CO2 से भी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रेम है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी ये CO2 का अमाउंट देखेगा तो ऑक्सीजन को पहले तो छोड़ देगा और किससे संयोग कर लेगा, CO2 से। और CO2 के अगर कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो फिर CO2 को भी छोड़कर किससे के साथ संपर्क कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ये हमारे रक्त की मुख्य विशेषता है। तो क्या होता है कि जैसे ही CO2 का निर्माण हुआ तो ये क्या दिखाएगा, अपना रक्त जो है CO2 के प्रति आभार क्या दिखाएगा, अपार प्रेम दिखाएगा और उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो लिखेंगे कि CO2 रक्त में ऑक्सीजन के अपेक्षा अधिक घुलनशील है, जिससे यह रक्त में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा या घुल जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, घुल जाएगा। और कार्बोनेट के रूप में, किसके रूप में, कार्बोनेट के रूप में यह कहाँ पहुंच जाएगा, फेफड़ों तक, कार्बोनेट के रूप में फेफड़ों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, इसमें थोड़ा सा और है, इसको देखते हैं। अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्लियर है। अब क्या है, फेफड़ों तक वापसी, यानी रक्त क्या करेगा, रक्त CO2 को फेफड़ों तक बाइकार्बोनेट के रूप में कुपिकाओं तक लाएगा, यानी एल्वोलाई तक लाएगा, एल्वोलाई तक लाएगा। क्लियर है। और सांस छोड़ते समय ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो सांस छोड़ते समय ये CO2 नाक के द्वारा
नाक के द्वारा बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो हमने आज पढ़ा सबसे पहले यही ना पढ़ा कि श्वसन क्या है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार भिन्न है। तो हम जान गए कि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो जल में है वो वायु की अपेक्षा क्या है, कम है, जिसकी वजह से जलीय जीव का श्वसन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। तो जलीय जीव का श्वसन दर स्थलीय जीव से क्या है, तीव्र है। जैसे मछलियों में हमने देखा कि गिल्स तक जाती है पानी और पानी में घुलित ऑक्सीजन रक्त में मिलता है। दूसरा प्रश्न देखा ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके। हमने सीखा कि ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट अम्ल में बदलेगा, ये सब में बदलेगा, चाहे ऑक्सीश्वसन हो चाहे अनऑक्सीश्वसन हो, सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल में ही बदलता है। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये CO2 H2 और ATP में बदलेगा। मांसपेशियों में ये लैक्टिक एसिड में बदलेगा और अनऑक्सीश्वसन यानी प्रोकैरियोटिक जीवों में ये इथेनॉल में बदलता है। फिर हमने देखा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कि सबसे पहले ऑक्सीजन हमने सांस लिया और फेफड़े के कुपिकाओं तक पहुंचा। वहाँ RBC में जो हीमोग्लोबिन था वो ऑक्सीजन के से आकर्षण रखा और HbO2 बनाया। क्या बनाया? HbO2 बनाया और कोशिकाओं तक ये पहुंच करके कोशिकीय श्वसन का काम किया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को देखा कि कोशिकीय श्वसन के दौरान क्या होता है, CO2 का निर्माण होता है और CO2 रक्त में जो होता है ऑक्सीजन के प्रति अधिक घुलनशील है, जिसकी वजह से रक्त में वो मिल जाता है और ये कार्बोनेट नहीं बाइकार्बोनेट यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो गया है मिस्टेक, तो यहाँ लिखेंगे बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में यह फेफड़ों तक पहुंच जाएगा और फेफड़ों में पहुंचने के बाद ये कहाँ शरीर सांस छोड़ते समय ये CO2 से नाक के द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसके बाद का प्रश्न करेंगे हम अगले कक्षा में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।